Hello, mic check. हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्त, मॉक टेस्ट 2 के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके नीट जेई शाला में अगर आप 2023 के एस्पिरेंट्स हैं या 2022 के एस्पिरेंट्स हैं या 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग थे 25th क्वेश्चन पे। चलिए, तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था। 26 से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? अ 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज अ मास 5 ग्राम। इफ द वायर अंडर टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, द वायर इज अंडर द टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इज। तो बेसिकली एक वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेच्ड वायर है। कैसी वायर है? ये एक स्ट्रेच्ड वायर है। स्ट्रेच्ड वायर तो मतलब इसके अंदर टेंशन है, और इसमें मान लो मैंने एक वेव जनरेट कर दी, एक वेव पल्स जनरेट कर दी, एक स्ट्रेच्ड वायर में वेव पल्स जनरेट कर दी। ठीक है, अब इसकी क्या वेलोसिटी होगी? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट टी बाई म्यू। तो टेंशन कितना है? अच्छा, टी क्या होता है? टी इज टेंशन। व्हाट इज म्यू? म्यू इज मास अपॉन लेंथ, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ, और टी इज टेंशन। तो कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू। टेंशन कितना है? 80 न्यूटन। म्यू कितना है? मास अपॉन लेंथ, दैट इज 5 ग्राम में। ऑब्वियसली बात है, एसआई यूनिट में रखेंगे, इंटू 10 की पावर -3 केजी में आ गया, अपॉन लेंथ कितनी है? 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 इंटू 10 की पावर 4। अंडर रूट 16 होता है 4, 10 की पावर 4 का अंडर रूट और 10 की पावर 2, 400 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज विजिबल रेंज में लाई करती है? इसका आंसर है बामा सीरीज, जो आपको याद करना है। आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। जो लाइमन सीरीज होती है वो आपका यूवी में होती है। बामर किस में होती है? विजिबल में होती है। बाकी सारी किस में होती है? इंफ्रारेड में। बाकी सारी इंफ्रारेड में होती हैं। What is the ratio of shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series? पूछता है what is the ratio of shortest wavelength of Balmer series to the ratio of shortest wavelength in Lyman series? Okay, तो देखिए guys, shortest wavelength क्या कहानी है? आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। What do you mean by shortest wavelength? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। आपने शायद पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स का फंडामेंटल, व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? वो ये कहता है कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, और जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। ये सर ऐसी है ना, नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल नहीं है बात ये बात नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं जानते दोस्त। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। अब देखो, लाइमन सीरीज का बनती है, बामा सीरीज का बनती है। ध्यान से देखिएगा, लाइमन सीरीज का बनती है, बामा सीरीज का बनती है। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एटम के ऑर्बिट्स हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 2 पे गिर जाता है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 2 पे गिर जाता है तो वो बामा सीरीज जनरेट करता है। वही कोई और इलेक्ट्रॉन हायर किसी हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पे गिर जाए, किसी हायर ऑर्बिट से n इक्वल 1 में गिर जाए तो लाइमन सीरीज प्रोड्यूस करेगा। n इक्वल टू 2 पे गिर जाएगा, अगर फाइनल ऑर्बिट जो इस पे वो गिर रहा है वो 2 है तो बामा सीरीज होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम एनर्जी कब आती है? मैक्सिमम एनर्जी तब आती है जब ट्रांजिशन। मैक्सिमम एनर्जी कब आ सकती है? खुद थोड़ा दिमाग लगाओ।
मैक्सिमम एनर्जी तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर से नीचे कूदेगा। मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर से लेके n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगा तो मैक्सिमम एनर्जी बामर में आएगी, और सबसे ऊपर से लेके n इज इक्वल 1 पे गिरेगा तो मैक्सिमम एनर्जी लाइन बनाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन तब आएगा जो सबसे ऊपर ऑर्बिट का मतलब होता है इंफिनिटी ऑर्बिट। इंफिनिटी ऑर्बिट से कोई n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से गिरता हुआ n इज इक्वल टू 2 पे आ गया तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी बामर में। मैक्सिमम लाइमन के लिए इंफिनिटी से गिरते 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 n इज इक्वल टू 1 पे गिर जाएगा, इतना लंबी छलांग मारेगा तो लाइमन में मैक्सिमम हो जाएगा। तो लैम्डा बी कर देते हैं। इतना फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा बी मतलब बामर की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू आर 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फाइनल वेवलेंथ, फाइनल एन ये है फाइनल ऑर्बिट नंबर, ये इनिशियल ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो बामर के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी इसको मैं लैम्डा लिख देता हूं, तो बामर के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल ऑर्बिट क्या होगी 2 स्क्वायर, फाइनल ऑर्बिट 2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 बामर का जो फाइनल ऑर्बिट होता है n इज इक्वल टू 2 होता है, और कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आएगा। इनिशियल ऑर्बिट क्या है, जहां से वो कूद के आ रहा है, कहां से कूद के आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, तो 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। 1 बाय इंफिनिटी तो जीरो ही होता है, तो 1 बाय लैम्डा बी क्या हो जाएगा, r इंटू 1/4, ये जीरो हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा बी क्या हो गया 4/r। सिमिलरली 1 बाय लैम्डा एल फॉर लाइमन सीरीज, वो कितना हो जाएगा 1 बाय 1 स्क्वायर, क्योंकि उसकी फाइनल ऑर्बिट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो रटा होता फॉर्मूला, फाइनल माइनस फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, तो फाइनल ऑर्बिट क्या इज इक्वल टू 1, इनिशियल क्या इंफिनिटी से चला आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, शॉर्टेज वैल्यू मतलब मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम ट्रांजिशन, तो ये कितना हो जाएगा आर के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा एल कितना हो जाएगा 1 बाय आर, 1 बाय आर, 1 बाय आर, ये आ गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, सीरीज पूछा है, रेशियो पूछा है, तो देखो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल, लैम्डा बी कितना था 4 बाय आर, लैम्डा एल कितना था 1 बाय आर। According to the second postulate of Bohr's model, the angular momentum of nth possible orbit of hydrogen atom is given by, तो बहुत फैक्ट बेस्ड है, nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, nth ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट बिटवीन ए एंड बी इज, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट बिटवीन ए एंड बी इज, जब भी 5 रेजिस्टर दिखे, जब भी 1 2 3 4, जब भी आपको 5 रेजिस्टर दिखते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होगा। अगर ऐसे 5 रेजिस्टर दिख रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन होगा। तो रेशियो देखते हैं 3 6, 3/6 कितना होता है 1/2, 4 और 8, 4/8 मतलब 1/2, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, तो दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या करते हैं हम, ये बीच वाला रेजिस्टर हटा देते हैं, ये बीच वाला रेजिस्टर हट जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बीच वाला रेजिस्टर हट जाता है, तो अब सिंपल हो गया। ठीक है, ये सीरीज में 3 और 4 सीरीज में और 6 और 8 सीरीज में, तो सॉल्व क्या आएगा, इसको कलर चेंज करते हैं, बड़ा खूनी कलर लग रहा है यार मेरे को, थोड़ा सा ब्राइट रेड लेते हैं यार। हाँ ठीक है, 3 और 4 का 7, 6 और 8 का 14, तो आर इक्विवेलेंट, मैंने बताया था कि जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, जब से दो ही रेजिस्टर पैरेलल होते हैं तब ये फॉर्म लगा लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 7 इंटू 14 अपॉन 7 प्लस 14, 7 प्लस 14 क्या होता है 21, 7 प्लस 14 होता है 21, 7 3 14/3 आ गया, 14/3। ठीक है,
अब पूछता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, its focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of material of lens? What is the refractive index of material of lens? ये आपसे पूछता है कि what is the refractive index of material of lens? ये आपसे सवाल पूछता है। अब देखिए ये उसका है लेंस मेगा फॉर्मूला के ऊपर सवाल है। तो लेंस मेगा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला का ये है एक्सप्रेशन, दिस हाउ यू राइट, ठीक है। और क्या गिवन है? इट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, इट्स अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। पहली ये होगी R1 और ये होगी आपका R2, ठीक है। और हम मान के चलते हैं हम अपनी लाइट इंसिडेंट यहां से करवाते हैं, लाइट इंसिडेंट यहां से होती है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि इंसिडेंट लाइट यहां से आती है हमारी, तो इंसिडेंट लाइट यहां से आती है, तो पहली सरफेस R1 जिस पे टकराती है, दूसरी सरफेस R2, ठीक है। तो मान के चल रहे इंसिडेंट लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, दिस इज R1 क्योंकि पहली बार इस पर टकरा रही है, उसके बाद R2 क्योंकि सेकंड बार उस पर टकरा रही है। म्यू क्या होता है? एक्चुअली म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? इस मटेरियल का, जिससे वो ग्लास बना है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। मान लो ये सराउंडिंग है, ये मीडियम ये और एक मीडियम इसके सराउंडिंग में, तो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग गिवन है, कुछ सराउंडिंग कुछ गिवन नहीं है, मतलब एयर होगी। इफ नथिंग इज गिवन, सराउंडिंग मतलब एयर होगी। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, वो खैर उससे मतलब नहीं है, बट इन केस बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये म्यू क्या कौन सा होता है? ये म्यू क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, ठीक है, ठीक है। तो अगर कल को यहाँ पे वाटर हो जाएगा तो यहाँ पे म्यू क्या होगा? म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। एयर होगा तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये बस आपको थोड़ा सा मैं थ्योरी बता दी, वरना इसमें तो सिंपल म्यू ही फाइंड करना है। तो 1/f कितना है? f 12 10 15, ये है 12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10 माइनस 1/15। ये बहुत लोग करेंगे, ठीक है। R1 10 दे रखा है, R2 15 दे रखा है, जबकि R2 क्या होगा? R2 में नेगेटिव साइन आएगा, -1/1/-15 आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जो ये वाली जो कर्वेचर है ना, ये जो कर्वेचर है, थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देता हूं। जैसे ये R2 है, R2 का जो R आएगा, R2 का जो R आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कैसे याद रखना है? देखो R2 का R नेगेटिव कैसे आएगा? देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनाओ, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनाओ। इसके कोरस्पॉन्डिंग सर्कल कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेगा ना यार। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनाओ तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, प्लीज थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। इस सर्कल इस रेडियस को अगर मैं कंप्लीट करके एक सर्कल बना दूं, इस कर्वेचर को कंप्लीट करके सर्कल बना दूं, तो सेंटर इधर बनेगा। सेंटर इसका लेफ्ट साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेंटर लेफ्ट साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर आपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी है, ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। तो अगर देखें इस कर्वेचर का, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर मैं सर्कल बनाऊं, तो सेंटर लेफ्ट साइड आ रहा है। देखो इसका सेंटर कहां आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। इसलिए इसका जो आर होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि आपने सर इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? एसआई यूनिट में, अरे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको। रीजन क्या है ना, रीजन क्या है? अगर आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको करोगे तो कॉमन आके कट जाएगा, वो कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड भी ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वो वाला एक्सप्रेशन, जो मीटर वाला जो 10⁻² होगा वो कॉमन आके कट ही जाएगा। तो 1/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 + 10/150, ऐसे कर लो डायरेक्ट। ठीक है, 25 6 25 6 होता है ना 150, 25 125 26 था, ठीक है। ये हो जाएगा 2। तो म्यू माइनस 1 कितना हो गया?
1/2 म्यू कितना हो गया 3/2। 3/2 मतलब ऑप्शन का है 3/2 मतलब 1.5 1.5। In a photoelectric effect, the graph of stopping potential versus frequency is a straight line. What will be the slope of the straight line? Very very important, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक नीट में नहीं आया, कभी भी नीट में आ सकता है। अ वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन नीट 2022। देखो इतना तो पक्का है कि ये नीट में सवाल आएगा। अब 2022 में आएगा ये पता नहीं, 2023 में भी आ सकता है, बट ये सवाल आना है नीट में, रिजर्व है ये नीट, ये सवाल नीट में आएगा ही आएगा। अब एग्जैक्टली किस ईयर आएगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है 2022 में ही आ जाए, तो इसको इसका आंसर रट लेना, ठीक है। रटना क्या, बेसिकली सब पढ़ाया जाता है यार, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जो स्लोप आता है, जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है h/e, जो स्लोप आता है वो आता है h/e। h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, e क्या है, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो h/e, तो इसका आंसर है h/e। कभी कभार ऑप्शन में -h/e भी रहता है, कभी कभार ऑप्शन में -h/e भी रहता है, इस पर टिक मत मारना, h/e पे टिक मारना। सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंक्रीज। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है मुन्ना भैया, सुना है ना, मुन्ना भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। तो L होता है मुन्ना, मुन्ना L का फॉर्मूला होता है मुन्ना, मुन्ना मतलब, मुन्ना सुनो, म्यू नॉट, म्यू नॉट का मा, म्यू नॉट का मा, फिर एक स्मॉल एन, कैपिटल एन, फिर ए, तो आगे मुन्ना, म्यू, म्यू नॉट, म्यू का मा मुन्ना, ठीक है, म्यू नॉट का म्यू, फिर एन एन ए, तो मुन्ना, तो मुन्ना। कैपिटल एन क्या है, ये क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल एन स्क्वायर A/L। अगर स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर दोगे कैपिटल N/L तो ये बन जाएगा। अब देखो, तो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एरिया क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लेंथ को डिक्रीज कर दोगे और अगर आप एरिया को इंक्रीज कर दोगे, लेंथ को डिक्रीज कर दोगे एरिया को इंक्रीज कर दोगे, तो आपका एल बढ़ता हुआ दिखेगा। आपको एल इंक्रीज करना है ना, एल इंक्रीज करना है ना, तो एल इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। सोच लो भाई, सोच लो। A 50 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. ठीक है, तो IRMS पूछा है, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS अपॉन इंपीडेंस, दिस इज द फॉर्मूला। IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। इंपीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे एक ही कैपेसिटर ही है, यहां पर सिर्फ कैपेसिटर एक ही डिवाइस है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज द नेट रेजिस्टेंस, वो XC के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर ही लगा है, तो Z कितना हो जाएगा XC के बराबर, दैट्स इट। तो Z कितना हो जाएगा XC के बराबर, विच इज 1/ωc, ठीक है। तो आपका IRMS क्या हो जाएगा, VRMS इंटू 1/ωc इंटू ओमेगा इंटू सी, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को आप 2πf लिख सकते हो, ओमेगा इंटू सी को, ओमेगा को आप 2πf लिख सकते हो। अब VRMS कितना गिवन है, ये को 110 वोल्ट। अब कैसे पता चलेगा ये 110 वोल्ट क्या है, ये पीक वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है कि RMS वैल्यू, कैसे पता चलेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो RMS वैल्यू होती है, सुनते चले जाना। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो RMS वैल्यू है। घर में 220 वोल्ट सप्लाई आती है, घर में 220 वोल्ट सप्लाई आती है, कुछ मेंशन नहीं होता 220 वोल्ट क्या पीक है, एवरेज है क्या, तो वो RMS वैल्यू है, तो RMS वैल्यू, इफ नथिंग इज गिवन तो वो RMS वैल्यू गिवन है, तो ये VRMS है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं तो RMS होता है। 110 इंटू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, इंटू कैपेसिटेंस कितना है 50 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 0 0 0 अलग कर लेते हैं, तो 11 इंटू 2 पाई इंटू 6 इंटू 5 इंटू एक 3 0 अलग कर लेते हैं, 10 की पावर 3
इंटू 10 की पावर माइनस 6, 6 5 द 30, 6 5 द 30, 6 5 द 30 हो गया। ठीक है, ये जीरो एक और चला गया, 6 5 द 30, 6 5 द 30 करके एक जीरो धरा चला गया, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 ये हो जाएगा 66 पाई, 66 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब 66 पाई क्या होगा, 66 इंटू 3 कर लो, 66 इंटू 3 कर लो यार, 6 3 जा 18, हाँ 6 3 जा 18, 9 90 198, 198 आया। एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन लिया 3.14 होता है, तो अराउंड अराउंड उसको 200 कर लो, अराउंड आप 200 मान लो उसको, ठीक है 200 मान लो, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 2, दैट इज 2 एम्पियर आ गया आंसर आपका। ठीक है, रफली 2 एम्पियर के अराउंड आपका आंसर आ गया, तो हो गया 2.1 एम्पियर। ठीक है, तो वही है कि मैंने 66 इंटू 3 किया था, एक्चुअल में 66 इंटू 3.14 करना था, इसलिए वो 2.1 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मेरा आंसर आ गया। तो अप्रोक्सीमेशन से काम करना है और क्या। ठीक है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R when connected to a cell of EMF E and internal resistance R will be। ठीक है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पूछता है इस केस में आपसे कि बाबू एक ऐसा लगा हुआ है, ये आपका एक बैटरी लगी हुई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R से कनेक्टेड है ये। ठीक है, ये ईएमएफ इसका ई है, तो पूछता मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या इसका मतलब फैक्ट है, मतलब इस पे डेरिवेशन होता है, तो इसका आंसर रटना होता है, दैट इज ई स्क्वायर बाय 4r, दैट इज ई स्क्वायर बाय 4r। और ये कब आता है, ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होती है, जब आपका कैपिटल और स्मॉल आर बराबर हो जाते हैं, जब ये और ये बराबर हो जाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर आ जाते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन ये आता है ई स्क्वायर बाय 4r। ठीक है, तो क्योंकि आर और आर बराबर है तभी आते हैं, जब कैपिटल और स्मॉल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तभी एक्सप्रेशन आता है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल आर और आर स्मॉल आर बराबर इक्वल ही है तभी ये फॉर्मूला आता है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, आई एम सॉरी स्मॉल आर भी लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल, क्योंकि फॉर्मूला तभी आता है जब कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर होते हैं, तभी मैक्सिमम बनता है। ये दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन और दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है, कंडीशन है मैक्सिमम पावर के लिए और ये वैल्यू है मैक्सिमम पावर की, इसको मैं 4r करो चाहे एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी कंडीशन पे ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछता है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछता है, तो पता नहीं क्यों इसमें लोग याद करने की कोशिश करते हैं, पीपल ट्राई टू लर्न द इक्वेशन, बट इक्वेशन तो मुझे भी याद नहीं है, उनको याद कर नहीं सकता। तो हमेशा याद रखना न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व रहेंगे, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंजर्व रहेंगे, या फिर मैं कहूं टोटल ये जो मास नंबर होने वाला है, रिएक्टेंट का जो मास नंबर है और जो पूरे प्रोडक्ट का मास नंबर है वो इक्वल होगा, या फिर रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर है और पूरे प्रोडक्ट का जो एटॉमिक नंबर है इक्वल रहेगा। करके देखते हैं, देखो रिएक्टेंट क्या है 238, रिएक्टेंट का मास नंबर 238, इसका मास नंबर कितना है 206, इसका कितना है 4, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ऐसे हीलियम एक नहीं, हीलियम एक्स है, टोटल हीलियम के एक्स पार्टिकल्स है, हीलियम का एक पार्टिकल नहीं है, तो टोटल हो जाएगा 4x, ऐसे एक्स पार्टिकल्स हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 होता है, तो 6 × 0 कितना हो जाएगा, ये 32 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 8, ये आ गया। इसी से पहले की बैलेंसिंग करके ये आ गया। आप चाहते हो तो इसकी बैलेंसिंग कर सकते हो, आप क्या करो, आप एक होमवर्क लो, आप इसको बैलेंस करके देखो, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x, और ये -1 इसका एटॉमिक नंबर -1 होता है इलेक्ट्रॉन का, तो -6, तो ऐसे कर लो प्लस 6 × -1 करके देखना, क्या x आपका दोबारा 8 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, करके देखना। द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपसे पूछता है क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछता है क्या होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपसे पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में छुपा हुआ है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। थोड़ी सी तुमको थ्योरी बता देता हूँ, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लो।
थोड़ा सा पढ़ लो गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। मेरे हाथ को थोड़ा सा पढ़ लो, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। गैरोमैग्नेटिक रेशियो होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंग्लो मोमेंटम। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, इसका रेशियो होता है M/L। किस चीज का, मतलब एंगुलर मोमेंटम किस चीज का, मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज का? एक रिवॉल्विंग चार्ज का, एक घूमते हुए चार्ज का। जैसे ये ऑर्बिट है, ये कोई भी सर्कुलर पॉइंट है, ये कोई भी सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे कोई भी चार्ज है, यहाँ पे कोई भी चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी चार्ज। एक चार्ज का सर्कुलर ऑर्बिट में मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ये एक्चुअली कांस्टेंट आता है, ठीक है, फिक्स आता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, बताता हूं ये रेशियो क्या आता है, बताता हूं, उसकी डेरिवेशन करना पड़ेगा। देखो जरा, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, तो गैरोमैग्नेटिक रेशियो होता है M/L, ठीक है, किसका? एक रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। अब करंट कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रोटेटिंग, एक रेवोल्यूशन वाला, एक ऐसा सर्कुलर मोशन करते हुए चार्ज का जो करंट डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज ही सीख लीजिए। अगर एक चार्ज गोल गोल सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है तो क्या चार्ज जनरेट होगा, उसको आज सीख लीजिए। तो वो बहुत सिंपल होता है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? चार्ज तो बेसिक फॉर्मूला है, इसी का यूज करना है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा? एक पूरे रेवोल्यूशन में तो क्यू ही चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि क्यू ही चार्ज है। अरे भाई साहब, एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू चार्ज, क्योंकि क्यू ही चार्ज है, क्योंकि क्यू ही चार्ज है। और टाइम टेकन, और कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन करने में, कितना टाइम लगेगा? दैट इज कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन कभी दुनिया में आपने जीवन में सुना ही है? टाइम पीरियड डेफिनेशन क्या होती है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू। एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू। और एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड होता ही यही है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। क्यू बाई टी आ गया, क्यू बाई टी। और तुम्हें पता होगा ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो टी को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई ओमेगा। ये आंसर आ गया। ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो टी क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। करंट कितना आ जाएगा? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R²। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R²। MVR इंटू MVR। ये पाई कट गया और ये पाई कट गया, ये कट गया और ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्यू ओमेगा R अपॉन 2। वेलोसिटी क्या लिख सकते? V इक्वल टू R ओमेगा होता है। वेलोसिटी क्या लिख सकते? V इक्वल टू, जब एक ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? R ओमेगा के बराबर। तो ये आ गया आपका रेशियो M/L। ये आ गया आपका M/L, ठीक है। M/L कितना हो जाता है? Q/2M के बराबर। दिस इज द गैरोमैग्नेटिक रेशियो, दैट इज Q/2M। ये रटना होता है स्टूडेंट्स को प्लीज। गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? Q/2M। गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? Q/2M। और Q/M को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो M/L कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज बाय M, ठीक है। चार्ज होता है Q, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। तो ये स्पेसिफिक चार्ज है, ये स्पेसिफिक चार्ज है। तो हाफ टाइम स्पेसिफिक चार्ज, ये इसका आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया हाफ। आंसर आ गया हाफ। एक होता है बोर्स मैग्नेटॉन, एक होता है बोर्स मैग्नेटॉन, ध्यान सुनिएगा। एक होता है बोर्स मैग्नेटॉन, एक होता है बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन क्या है? बोर्स मैग्नेटॉन क्या है? नाम में बोर आ गया, तो बोर की थ्योरी अगर इस फॉर्मूले में घुसेड़ दी, अगर आपने बोर की थ्योरी इस फॉर्मूले में घुसेड़ दी तो आ जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है? बोर की थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम जो L होता है वो कितना होता है? NH/2 पाई। तो ये थ्योरी इसमें घुसेड़ दी तो बोर्स मैग्नेटॉन बन जाता है। देखो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/2M इंटू L। और अब मैं घुसेड़ देता हूं बोर्स का पोस्टुलेट, दैट इज NH/2 पाई। ये जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन जो है
ये आपका बोर्स मैग्नेट्रॉन यहीं से आता है। अब यहीं पे मैं अगर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, यहां पे मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो आपका m कितना आ जाएगा, क्यू एच अपॉन, ध्यान देखिए 2 है, क्यू एच अपॉन 4 पाई m। ये है बोर्स मैग्नेट्रॉन, ये होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन। बोर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्यू की जगह ई कर देना, क्यू की जगह ई कर देना, ठीक है, क्यू की जगह ई कर देना, क्यू की जगह ई कर देना, क्योंकि जो बोर्स जो बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल है उसमें चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो क्यू ई के बराबर होगा, और ई एच अपॉन 4 पाई m। दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन, दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और हमेशा याद रखना n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 पुट कर तो ही बोर्स मैग्नेट्रॉन आता है। कुछ भी बोर्स रेडियस क्या होता है, बोर्स रेडियस मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बोर्स वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, वैसे बोर्स मैग्नेट्रॉन मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब ये बोर शब्द लग जाता है मतलब फर्स्ट की बात कर रहा है, बोर्स रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, बोर्स मैग्नेट्रॉन n इज इक्वल टू 1, हमेशा n इज इक्वल टू 1 के बारे में जो भी बोला जाता है उसमें बोर्स लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ई एच अपॉन 4 पाई m, ये क्वेश्चन आ जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। एक थोड़ा सा जरूरी कॉल आ रहा है, लेट मी अटेंड दैट। चलो आई होप इट इज क्लियर, ये आ गया आपका थ्योरी समझ में आ गया आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई क्या, हाँ सर रिकॉर्डिंग आपकी ऑन है। चलो इसका आंसर कितना हो गया, हाफ। Two parallel very long straight wires carrying current 5 ampere each are kept at a separation of 1 meter. If the currents are in the same direction, the force per unit length between them is, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। कैसे, या अब व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू वायर्स, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। देखो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं। आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सबने पढ़ रखा है। करंट्स में ऐसा नहीं होता, करंट्स में ऐसा नहीं होता, करंट्स में लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन अनलाइक डिसिमिलर एंटी पैरेलल करंट्स ये रिपेल करते हैं। अगर पैरेलल करंट्स है मतलब लाइक करंट्स, लाइक मतलब पैरेलल करंट, सेम डायरेक्शन वाले करंट्स अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो चार्जेस का बिहेवियर होता है उसका उल्टा रहता है, ठीक है। और यहां पर अगर डिस एंटी पैरेलल है तो वो रिपेल करेंगे, एंटी पैरेलल है तो रिपेल करेंगे, ठीक है। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव ही रहेगा, तो अट्रैक्टिव ही रहेगा। ये तो कट गया, ये तो कट गया। Two parallel very long straight wires carrying current of 5 ampere each are kept at a separation of 1 meter. If the currents are in same direction, the force per unit length between them is attractive, repulsive, तो आपको कट गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन अ वायर होता है ILB sin थीटा, है ना, ILB। और मैग्नेटिक फील्ड होती है वायर की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वो ये होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई × 10⁻⁷। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ I1 I2 5 एम्पियर, तो 5 × 5 और सेपरेशन कितना है 1, 2 पाई × 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 ज़ा और 2 × 5 10, तो हो जाएगा 5 × 10 × 10 की पावर -7, 10⁻⁶ हो गया, ठीक है। 5 2 10 और 5 × 10 × 10 × 10 की पावर -7, ये आपका आंसर आ गया।
यू आर गिवन 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन मैक्स। ये आया था आपके 2021 में, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। मैं फिर से भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नीट में यार। यू आर गिवन 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए था, पॉसिबल मिनिमम नहीं, मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, देन दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस इज, ठीक है। 10 रेजिस्टर है 2 ओम के, आपको पता होना चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, जब सारे पैरेलल में हो जाए, सारे पैरेलल में लग जाते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, जब सारे सीरीज में हो, क्योंकि सीरीज में सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, है ना, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, और रेस्ट और पैरेलल में थोड़े डिफरेंट तरीके से ऐड होते हैं, तो रेजिस्टेंस कम होता रहता है। तो मैक्सिमम के लिए मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स के लिए क्या हो जाएगा, मैक्स के लिए क्या हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस 10 के 10 पैरेलल में, तो हो जाएगा n टाइम्स r। याद पता है ना, अगर सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होते हैं, सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होते हैं, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता है वो n टाइम्स r हो जाता है, सिंपल। तो 20 हो जाएगा, 2 × 10। और मिनिमम कब, जब सारे पैरेलल हो जाएं, और जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, सारे सारे रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, r/n। r इक्विवेलेंट क्या होता है, r/n, तो 2/10। मैक्सिमम वन मिनिमम करना है, 20/2/10, ऊपर चला गया, 10 × 10 100 हो गया, 100 हो गया। The electric dipole of a dipole moment P is placed parallel to the uniform electric field of intensity E on rotating it through 180 degree. The amount of work done is, ठीक है। देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हर जगह, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हर जगह अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है, ये जो वर्क डन की बात हो रही होती है, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही होती है, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो वर्क डन की बात हो रही होती है, वो अनटिल अनलेस वो मेंशन करे वर्क डन बाय फील्ड, अनटिल अनलेस वो मेंशन करे वर्क डन बाय फील्ड, वरना वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही यूज कर रहे होगे। काइनेटिक एनर्जी का कोई खेल होता नहीं है, इसलिए वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। अब फाइनल पोटेंशियल, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल क्या होता है, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, या फिर कह सकते हो पीई माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले क्या है, पैरेलल है, पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस पीई, पहले पैरेलल है, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, वेक्टर से मैंने पढ़ा रखा है। पैरेलल का मतलब व्हेन टू थिंग्स आर पैरेलल, मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, पैरेलल मतलब 0 डिग्री एंगल। तो पहला है cos 0, दैट इज cos 0 कितना होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, तो माइनस पी आ गया। दिस इज तुम्हारा यू इनिशियल, यू इनिशियल कितना आ गया, माइनस पी आ गया। अब यू फाइनल नोटिस कर, अब यू फाइनल देखते हैं, यू फाइनल कितना है, माइनस पी। अब 180 डिग्री रोटेट कर दिया, पहले 0 डिग्री बना रहा था, अब 180 डिग्री कर दिया, तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, कॉस 180 क्या होता है, -1, -1 होता है, -1 हो जाएगा पी। तो यू फाइनल कितना आएगा, पी, यू फाइनल कितना आ गया पी। अब यू फाइनल कितना है, पी माइनस माइनस पी, ठीक है। यू इनिशियल कितना, माइनस पी, फाइनल था पी, तो कितना आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्या गिवन है, a bob of mass m is suspended by a light string of l length, it is imparted a horizontal velocity v naught, को इम्पार्ट किया गया, इट इज इम्पार्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v naught एट द लोएस्ट पॉइंट सच दैट इट कंप्लीट अ सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉटम मोस्ट पे कितनी वेलोसिटी मिनिमम देनी होती है सच दैट सर्कल कंप्लीट हो जाए, बॉटम मोस्ट पर कितनी वेलोसिटी देनी होती है सच दैट सर्कल कंप्लीट हो जाए, दैट इज √5 GL। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी √5 GL है, तो यहाँ वेलोसिटी पता कितनी होती है, बस -2 कर देना, √3 GL। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होती है, -2 कर देना, √GL। ये फंडा होता है, ये फंडा होता है।
ठीक है, माइनस यहाँ पे √5 GL है, दिस इज द, इससे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा दो वो काम चल जाएगा, इससे कम नहीं दे सकते, दिस इज द थ्रेशोल्ड, दिस इज द कट ऑफ। √5 GL, यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ की हमेशा -2 कर देना, यहाँ की वेलोसिटी कितनी, यहाँ की हमेशा -2 कर देना, ठीक है ना। कल को लेट से यहाँ पे √6 GL है, लेट से दे सकते हैं, √5 GL तो मिनिमम है, लेट से मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर √6 GL दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √4 GL, -2 कर देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 GL। तो जो भी यहाँ वेलोसिटी होती है -2 इधर फिर -2 इधर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको √5 GL लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी V0 हो जाएगा √5 GL। बी पॉइंट पे, बी पॉइंट ये, दिस इज बी पॉइंट पे √3 GL। सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा √GL। अब रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, तुम जानते हो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे, बी और सी पे रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे, ½ mv² करोगे और ½ mv² करोगे, ये आप खुद होमवर्क लेके देखिए। बी पे काइनेटिक एनर्जी और सी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, रेशियो 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, GL कट जाएगा, 3 बचेगा। क्लियर है गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, रिकॉर्डिंग है, 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस रोटेटिंग विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ω1 एंड ω2, ठीक है। समझ में आता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, मुझे समझ में आया, मैं समझाता हूँ। आप ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विद द एक्सिस रोटेशन कोइंसिडेंट, ठीक है, द एक्सिस रोटेशन कोइंसिडेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोजिट डिस्क विल बी। बेसिकली आइडिया क्या है, कि ये डिस्क है और ये एक्सिस है, ये इसके अराउंड घूम रही है, ये उसके अराउंड घूम रही है, ठीक है, ये डिस्क है, ये एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ठीक है। अगेन एक और डिस्क है और ये एक एक्सिस है, इसके अराउंड घूम रही है, ठीक है। इसका ओमेगा एंगुलर जो वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी घूम रही है ω1 है, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और ये जैसे घूम रही है, ये जैसे घूम रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ω2, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 है। अब क्या हुआ, ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है, ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है ना। अब 2 डिस्क है, ऐसे ऐसे घूम रही है, अब एक के ऊपर एक रख दी गई। अब ये डिस्क उठा के इधर रख दी गई, ये डिस्क उठा के इधर रख दी गई, ये डिस्क उठा के इधर रख दी गई। तो ऐसा कुछ सीन हो गया कि एक डिस्क ये थी, ऐसा कुछ सीन हो गया कि एक डिस्क ये थी, अब इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी गई, अब एक के ऊपर एक डिस्क रख दी गई, ठीक है, और उनके सेंटर्स कोइंसाइडिंग है, ठीक है, ये इनका सेंटर है इसका, और एक और ये डिस्क एक के ऊपर एक रख दी गई, एक के ऊपर एक रख दी गई। अब पूछता है कि इस कंपोजिट मास का ओमेगा क्या होगा। इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ये किस चीज का, ये किस पे क्वेश्चन, रोटेशन का क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जब भी एक घूमती हुई ऑब्जेक्ट पे कुछ और रख दिया जाता है, ये थोड़ा रटने वाला भी होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और जेंटली रख दिया गया, जेंटली घूमते हुए ऑब्जेक्ट जेंटली घूमते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रख दिया गया, हमेशा यूज करना होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टिपिकल क्वेश्चन उस चीज का है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जैसे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, एंगुलर मोमेंटम को एल बोलते हैं, मास हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम है I1 ω1, इसका एंगुलर मोमेंटम है I2 ω2। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही मोमेंटम होता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही इक्वल होगा टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, तो इसका आंसर हो जाएगा I1 + I2 इंटू ओमेगा, ठीक है। ये चीज कैसे है, अब क्या हो रहा है ना, अब क्योंकि ये कंपोजिट सिस्टम जो है, अभी कंपोजिट सिस्टम है, अब ये सिर्फ एक ही ओमेगा से घूम रहा है, अब ये एक ही ओमेगा से घूम रहा है, ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों डिस्क एक ही ओमेगा से घूम रहे हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया था, ओमेगा कॉमन ले लिया था और I1 + I2 लिख दिया था। तो आपको ओमेगा क्या हो जाएगा, I1 ω1
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है, क्लियर है। मैंने ये गलती कर दी, ठीक है ना। ये चीज नीचे जाएगी, ये चीज नीचे आएगी, ये चीज नीचे आएगी, तो अपन I1 प्लस I2 हो जाएगा। At any instant, the ratio of the amount of radioactive substance is 2:1. If the half-lives be respectively 12 and 16 hours, then after 2 days, what will the ratio of their substances? ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 2:1, ठीक है। आपको पता है n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर सर्टेन टाइम, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। nr इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, n नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो देखिए एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 2:1। अब देखो गैस, अब गिवन एट एनी इंस्टेंट, तो मैंने अब कोई भी इंस्टेंट पे, तो मैंने उसको इनिशियल इंस्टेंट मान लिया। एट एनी इंस्टेंट गिवन है, तो मैंने अब कुछ भी इंस्टेंट ले सकते हो, तो मैंने मान लिया एट एनी इंस्टेंट मेरे लिए वो इनिशियल इंस्टेंट है, ठीक है। वो मैंने मान लिया इनिशियली, एट एनी इंस्टेंट कुछ भी इंस्टेंट ले सकते हो, तो मैंने इनिशियल इंस्टेंट मान लिया, इनिशियल। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था, अगर मैं 2 मिनट सोचूं, अगर मैं n1 बाय n2 करूं, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो बात को, nr इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n, n1 बाय n2 क्या हो जाएगा, n1 बाय n2 क्या हो जाएगा, n नॉट 1 अपॉन 2 की पावर n1, और ये आ जाएगा n नॉट 2 इंटू 2 की पावर n2, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, खुद सोचो जरा। अगर मैं दो न्यूक्लियाइज के लिए, 2 न्यूक्लियाइज के लिए लगाऊं, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो मैंने मान लिया n नॉट 1 इनिशियली 2 है, n नॉट बाय n2 ये ऐसा कुछ है। कोई गलत है क्या, कुछ गलत सोचा क्या, कुछ गलत नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा। अब देखो तो n1 बाय n2 दैट इज द रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर 2 डेज पूछा, आफ्टर 2 डेज पूछा है, तो n1 बाय n2 कितना हो जाएगा, n1 बाय n2 क्या हो जाएगा, n नॉट 1 बाय n नॉट 2, ये कितना हो जाएगा 2 बाय 1। अब 2 की पावर n2 अपॉन 2 की पावर n1, चलो ये फाइंड करते हैं, n2 फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, n2 होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, n2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट का, सेकंड ऑब्जेक्ट की हाफ लाइफ कितनी है 16 आवर्स, सेकंड ऑब्जेक्ट की हाफ लाइफ कितनी है 16 आवर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स होता है गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ टी हाफ, ये होता है स्मॉल n की वैल्यू, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है गिवन टाइम अपॉन टी हाफ। तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए n2 कितना हो जाएगा, n2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, गिवन टाइम कितना है 22 डेज, 2 डेज का मतलब 24 इंटू 2, 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 इंटू 2 अपॉन टी हाफ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो n2 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 8 जा 8 × 24 3, तो n2 की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली n1 कितना आ जाएगा, n1 होता है भाई नंबर ऑफ गिवन टाइम अपॉन टी हाफ, गिवन टाइम अपॉन टी हाफ, गिवन टाइम 2 डेज है, दैट इज 24 इंटू 2 अपॉन टी हाफ से कितना है 12 घंटा, तो ये 2 जा ये 4, n1 हो जाएगा 4, n1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 इंटू n2 हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3, n1 हो जाएगा 2 की पावर 4। क्लियर है, क्लियर है। तो ये देखो, ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू करके देखना, ये 2 की पावर 3 और ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1:1 इसका आंसर है, 1:1 इसका आंसर है। The ratio of amplitudes of two sound waves is 4:3, then the ratio of the maximum minimum intensities is, अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो एम्पलीट्यूड है 4:3, तो A1 बाय A2 कितना है 4:3, रेशियो एम्पलीट्यूड क्या है 4:3। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रेशियो 4:3 आप मान ही लो। आपको ये चीज पता है, ये चीज आपको पता है, जैसे A1 अगर ऐसा कुछ होता है 4/4:3 है, तो A1 हो जाएगा, आप A1 को 4 के मान सकते हो, आप A2 को 3 के मान सकते हो। कोई चीज पता है ऐसी चीज, अगर A1 में A2 4/3 है, तो आप A1 को 4 के मान लो और A2 को 3 के मान लो।
अपने मन में एक केस एनी कांस्टेंट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो a1 बाई a2 4/3 आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मैं और आसानी के लिए क्या करूंगा, मैं मान ही लेता हूं कि a1 4 है, मैं मान ही लेता हूं a1 4 है, मैं मान ही लेता हूं a2 3 है, क्या दिक्कत है। तो a1 a2 इतना है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो, उसको लोग फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से नहीं करता हूं। व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी? मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है a मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, बट रेशियो निकालना है तो इससे हमारा काम हो जाएगा। आई मैक्स होता है ए मैक्स का स्क्वायर और आई मिन होता है ए मिन का स्क्वायर। ऐसे करने का तरीका समझिए। आई मैक्स होता है एक्चुअल में फॉर्मूला इंटेंसिटी को बहुत कुछ होता है, बट अभी इंटेंसिटी और जब एम्पलीट्यूड क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना होता है। a1 बाई a2 4/3, आप a1 को 4 मान लो, a2 को 3 मान लो। अब a मैक्स क्या होता है? वेक्टर, यहां पे वेक्टर्स लगता है। अगर आपको वेक्टर्स थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है, एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो a मैक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वेक्टर क्वांटिटी से मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब दोनों को लीनियर एडिशन, दैट इज 4+3। तो जो दो वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, याद है आपको। लीनियरली इनको 4+3 डायरेक्टली ऐड कर दो तो जो आंसर आता है 7, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। पता है कि नहीं पता है? वेक्टर्स में ये होता है। वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर दो वेक्टर्स 4 और 3 मैग्नीट्यूड के, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनको डायरेक्टली ऐड कर दो, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और वेक्टर्स में मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 4 और 3, इनके मिनिमम, इनका ए मिन, ये ए मैक्स ए मिन क्या है? ये ए मैक्स इन मिन क्या है? ये रिजल्टेंट है। या समझ पा रहे हो ये चीज? सुनिएगा बात को, सुनिएगा। देखिए, रेशियो ऑफ, थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, दो एम्पलीट्यूड्स हैं, एक a1 एम्पलीट्यूड है, दो वेव्स हैं, ठीक है, दो वेव्स हैं। एक a1 एम्पलीट्यूड की वेव है, एक a2 एम्पलीट्यूड की वेव है। जब ये वेव कंबाइन करेंगी तो इनका एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है। सुनना बात को, जब ये दो वेव्स कंबाइन करेंगी, आपस में दो वेव्स टकराएंगी, ये एक वेव a1 एम्पलीट्यूड वाली, ये वेव a2 एम्पलीट्यूड वाली है, ये कंबाइन करेंगी, कंबाइन वेव का एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो ये होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो a1 और a2 का वेक्टर एडिशन होता है। ये होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं पूछूं ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब a1 और a2 के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। और आई कैन से ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a1 + a2, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है a1 - a2। बड़ा माइनस छोटा करना होता है, दैट इज 7 और दैट इज 1। 4 - 3 1 होता है, 4 + 3 7 होता है, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई मैक्स बाई आई मिन इज इक्वल टू 7/1 का होल स्क्वायर, ए मैक्स बाई ए मिन का होल स्क्वायर, तो 49/1, 49/1, ठीक है। A galvanometer of resistance 20 ohm has a current sensitivity of 5 divisions per milliampere. The instrument has 50 divisions. It can be converted into a voltmeter reading up to 25 volt by connecting a resistance off. ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा एसी चला लूं। जस्ट अ सेकंड गाइस। चलिए चश्मा भी पहन ले, है कि नहीं? Okay, the question says a galvanometer of resistance 20 ohm has a current sensitivity इतना, the instrument has 50 divisions, it can be converted into a voltmeter reading up to 25 volt by connecting a resistance off. तो guys, galvanometer है तो ये फॉर्मुला बेस्ड आप फॉर्मुला कहाँ से रटते रहोगे? मैं जनरली लॉजिक पे चलता हूँ, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, कम रेजिस्टेंस होता है, 20 ओम है। इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। हर डिवाइस का अपना कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसमें 50 डिविजन्स हैं, टोटल इसमें कितने डिविजन्स? 50 डिविजन्स हैं। इसमें टोटल कितने 50 डिविजन्स हैं। मैंने 6 बनाए बट 50 डिविजन्स हैं, ठीक है। तो इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या है? 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। मतलब अगर इसमें 1 मिली एम्पियर जाएगा तो इसमें 5 डिविजन्स होंगे। 50 डिविजन्स है, ऐसे 50 डिविजन्स है,
तो अगर 1 मिली एम्पियर जाएगा, 1 मिली एम्पियर जाएगा, तो इसकी जो सुई है वो 5 डिवीजन पे आ जाएगी। मतलब अगर 2 मिली एम्पियर जाएगा तो क्या होगा, 2 मिली एम्पियर पे इसकी जो सुई होगी वो 10वें डिवीजन पे आ जाएगी। ऐसे ही 3 मिली एम्पियर पे क्या होगा, इसकी 15वें डिवीजन में आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर करंट सेंसिटिविटी इसकी 1 मिली एम्पियर में ये 5 डिवीजन दे रहा है, तो आई कैन से टोटल 50 डिवीजन है, टोटल 50 डिवीजन। थोड़ा ध्यान समझना। तो अगर मैं लेट से 10 मिली एम्पियर करंट दे दूंगा, सुनना बात को, 10 मिली एम्पियर करंट दे दूंगा तो 50वें डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर से 10 मिली एम्पियर करंट पास किया, तो आप नोटिस कर सकते हो ये आपकी जो नीडल होगी ये 50वें डिवीजन पे आ जाएगी। उसके आगे डिवीजन तो है नहीं, 50 डिवीजन थी, 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन आ जाती थी। तो अगर मैं टोटल 50 डिवीजन है, मतलब अगर मैं 10 मिली एम्पियर दूंगा तो 50 डिवीजन क्रॉस हो जाएगी, आपकी सुई 50वें डिवीजन में चली जाएगी, उसके आगे कोई डिवीजन नहीं है। तो मतलब अगर करंट और ज्यादा करंट भेजूंगा इसमें, अगर मैं 11 एम्पियर 11 मिली एम्पियर 12 मिली एम्पियर करंट भेजूंगा तो डिवाइस खराब हो जाएगा। क्यों, टोटल 50 डिवीजन थी, 10 मिली एम्पियर पे 50 डिवीजन आ गया, उसके आगे अब कोई डिवीजन बचा नहीं है, फिर टूट जाएगी, फिर गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है इसको हम आईजी बोल देते हैं। आईजी क्या है, ये दिस इज द मैक्सिमम करंट विच इट कैन पास। ये मैक्सिमम करंट इसमें इतना पास कर सकता है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर पे 50 डिवीजन आपकी सुई बिल्कुल डेड एंड पे आ गई, सुई 0 से बिल्कुल डेड एंड पे आ गई। अब और नीचे नहीं जा सकती क्योंकि सारे डिवीजन खत्म हो चुके हैं, फिर डिवाइस खराब हो जाएगा। तो 10 मिली एम्पियर इज द आईजी। अब क्या है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर रीडिंग अप टू 50 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, और अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं गलत बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा नहीं सर वोल्ट मीटर तो पैरेलल में होता है, एमीटर सीरीज में होता है। वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस पैरेलल में लगता है, एमीटर ऐसा डिवाइस सीरीज में लगता है। पर जब हम बना रहे होते हैं एमीटर, सुनने बात को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एमीटर सीरीज में लगा रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब बनाते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जब बनाने के बाद में, जब बना रहे होते तो उल्टा चलता है थोड़ा सा बिल्कुल। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, बनाना है, तो पैरेलल में लगता है, ठीक है। हम पढ़ाते हैं तब डिटेल में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, तो पैरेलल में लगेगा आपका रेजिस्टर। और अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो आपका रेजिस्टर सीरीज में लगेगा। ये रिवर्स है व्हाट वी स्टडी इन व्हेन, जब हम लगाने वाली बात करते हैं, जब वोल्टमीटर लगाते हैं तब पैरेलल लगाते हैं, पर जब वोल्टमीटर बनाते हैं तब रेजिस्टर सीरीज में लगता है। लेकिन वोल्टमीटर ऐसा डिवाइस पैरेलल में लगता है, तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रखिए, ऐसा उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको एक रेजिस्टर पूछा है, कौन सा रेजिस्टर लगाएंगे, तो रेजिस्टर वोल्टमीटर बनाना है, तो ये एक आर रेजिस्टर है, ठीक है, ये आर रेजिस्टर है। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 25 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, ये आपसे पूछता है, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सीरीज में रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। अब आर रेजिस्टर लगाना है, ठीक है, आर रेजिस्टर लगा दिया। अब देखिएगा गैस, समझिएगा बात को, थोड़ा टफ रहता है कैलकुलेटर, बिना समझे आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसकी रीडिंग है 25 वोल्ट, अब 25 वोल्ट क्या है, अब 25, ये रेजिस्टेंस आर, ये है 20 ओम। अब इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपको रेजिस्टर सीरीज में लगाना, सीरीज में लगा दिया। अब रीडिंग कितनी लेना चाहते हैं, 25 वोल्ट, ठीक है, रीडिंग चाहता है 25 वोल्ट। तो मतलब ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पूरे डिवाइस के अक्रॉस, ये पूरा डिवाइस, ये पूरा वोल्ट मीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टर ऐड कर दिया, तो अब ये पूरा एक वोल्ट मीटर बन चुका है, ये पूरा डब्बा एक वोल्ट मीटर बन चुका है, दिस होल डब्बा इज वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 25 वोल्ट।
तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे? तो ये था गैल्वेनोमीटर और इसमें रेजिस्टर सीरीज में डालने से पूरा वोल्ट मीटर बन गया। अब इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होना चाहिए? 25 वोल्ट। ठीक है, ये है 20 ओम। इसको मैं अपने मन में रेजिस्टर ही मान लेता हूं, मन में अपने रेजिस्टर ही मान लेता हूं। ठीक है, और इसके अक्रॉस होना चाहिए 25 वोल्ट। कब होना चाहिए इसके अक्रॉस 25 वोल्ट? कब होना चाहिए? कब होना चाहिए 25 वोल्ट? ये 25 वोल्ट क्या लिखा हुआ है? अप टू 25 वोल्ट ही रीड कर सकता है। तो ये रीडिंग 25 वोल्ट कब होनी चाहिए? अप टू 25 वोल्ट, 25 वोल्ट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसकी रीडिंग जो मैक्सिमम रीडिंग है वो 25 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब बेसिक मतलब ये कि 25 वोल्ट रीडिंग कब लेगा? जब इसमें आईजी फ्लो कर रहा होगा, जब इसमें आईजी फ्लो कर रहा होगा। तो आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आईजी आर प्लस आईजी इंटू 20। V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस। ये कितना आ जाएगा? 25। आई आर प्लस आई आर, इसका आई आर, इसका आई आर। ठीक है, तो आई जी कॉमन ले लोगे तो आर प्लस 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। आई जी कितना था? 10 मिली एम्पियर था, 10/3, 10 मिली एम्पियर, 10/3। तो आर आ जाएगा 2480 सीरीज में। ठीक है, डी आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ नहीं रखा तो दिक्कत होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय। ठीक है, इस एसएचएम की इक्वेशन में ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, वी इज द लीनियर वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ के इज। देखो मैंने बताया था कि जो भी यूनिट्स होती है हमेशा सेम यूनिट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सेम यूनिट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर आप नोटिस करो x/v माइनस हो रहा है k से, तो पक्की बात है किलोमीटर और न्यूटन कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, है कि नहीं? और वोल्टेज और सेंटीमीटर ऐड नहीं हो सकते, हमेशा सेम यूनिट से ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जो डायमेंशन x/v की है, जो यूनिट x/v की है वह यूनिट k की होगी। x क्या है? कौन सा पता है x क्या? आपको पता है x क्या है? ठीक है, x क्या है? x होता है, एनीवन हु कैन टेल x क्या होता है? x होता है डिस्टेंस, v होता है वेलोसिटी। एसएचएम में आपको पता होना चाहिए x/v क्या है। ठीक है, x/v क्या है। अगर आपको ये चीज नहीं पसंद में आती, चलो आपको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया कि x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, कि x क्या है वो क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो कोशिश भी कर रहा है जानने का कि आपको कुछ आइडिया है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो x है डिस्टेंस, v है वेलोसिटी, तो पूछता है k क्या होगा, तो पूछता है k क्या होगा। अब देखो x डिस्टेंस है दैट इज मीटर, ये वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड, यही मीटर पर सेकेंड दैट इज इसकी यूनिट है सेकेंड, इसकी यूनिट है सेकेंड। ठीक है, तो ये x/v क्या है? x/v की क्या डायमेंशन? ये है मीटर और ये है मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। तो इस सेकंड मीटर मीटर कट जाएगा, ऊपर सेकंड आएगा। तो जो इसकी डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है टाइम की, दैट इज सेकंड, इसकी डायमेंशन है सेकंड। तो k की डायमेंशन भी क्या होगी? सेकंड होगी। k की डायमेंशन भी क्या होगी? सेकंड होगी। इसका आंसर ए हो गया, इसका आंसर ए हो गया। इसको करने का एक और तरीका है बट उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, एक और तरीका बट अभी इससे से काम चला लो, इसी से काम चला लो। ठीक है, एक्स डिस्टेंस है, वी वेलोसिटी है, तो मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई किया गया बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये भी एक आपके नीट में आ चुका है, पीवाईक्यू में आ चुका है, और ये आपके उसमें है क्या कहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है, तो ये सेटअप, अगर 2 मिनट के इसको हटा दो, 2 मिनट के इसको हटा दो, तो ये सेटअप क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे हाफ वेव, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, और ये क्या है? ये होता है फिल्टर। इस सेटअप को अगर मैं हटा दूं तो ये सेटअप होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये होता है फिल्टर, ये होता है फिल्टर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? वो क्या करता है? एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये एसी है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? इसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे नीचे वाले नेगेटिव वाले हटा देते, ऊपर वाला लगता है, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और फिल्टर क्या करता है? फिल्टर क्या करता है? इसी को कन्वर्ट कर देता है आपके उसमें,
इसको कन्वर्ट कर देता है, पल्सेटिंग डीसी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो पूछता है इसके अक्रॉस कितना वो होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। प्लीज थोड़ा सा रटना पड़ेगा, प्लीज रटना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा। रट लोगे तो अगर ये आपके नीट में आ चुका है कि अगर फिल्टर लगा देंगे, अगर मैंने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगा दिया तो कितना कितना आ जाएगा, कितना पोटेंशियल आ जाएगा, कितना पोटेंशियल आ जाएगा इसके अक्रॉस। तो इसका आंसर याद रखिएगा, दैट इज 220 इंटू √2, 220 इंटू √2, ठीक है, 220 इंटू √2। ये प्लीज याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्लीज याद कर लेना, ठीक है, इसको प्लीज याद रख लेना, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलार का है, तो इसका आंसर 220 √2। वही बात, वही आपने ये अगर पढ़ रखा है, आप ये आपने पढ़ रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, दैट इज 220, ये 220 होना चाहिए था, ठीक है, मैंने तभी बताया था, तभी बताया था 220, ठीक है, 220। तो कुछ गिवन नहीं होता तो आरएमएस वैल्यू लेनी होती है, कुछ गिवन नहीं होता तो आरएमएस वैल्यू लेनी होती है ना, कुछ गिवन नहीं होता तो आरएमएस वैल्यू लेनी होती है। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स क्या होता है, वी आर एम एस बाय √2, ठीक है ना। तो वी मैक्स क्या होता है, आई एम सॉरी, वी वी आर एम एस होता है वी मैक्स बाय √2, ठीक है। तो वी मैक्स कितना होगा, वी आर एम एस इंटू √2। तो कुछ गिवन है तो ये आर एम एस वैल्यू होगी तो 220 इंटू √2, ठीक है। याद आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलार का है तो उसको थोड़ा सा प्लीज याद भी कर लेना, सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा तो मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure given below V0 is the potential barrier across a PN junction when no battery is connected across the junction, ठीक है। the given figure given below जो V0 है, V0 that is this much, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये तब है जब कुछ भी अनबायस्ड है, ठीक है, when no battery is connected, when no battery is connected, ठीक है ना। अब पूछा है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज V0, पोटेंशियल बैरियर जो V0 है वो कम हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में V0 कम हो जाता है। तो जो 3 होगा ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। तो जब पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है फिर फॉरवर्ड बायसिंग, और पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बायसिंग। अगर आप बायसिंग रिवर्स कर दोगे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन है, लेट्स से रेलवे प्लेटफॉर्म है गाइस, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन इज अप्रोचिंग अ रेलवे प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन आ रही है अप्रोचिंग रेलवे प्लेटफॉर्म with a speed 20 meter per second, with a speed 20 meter per second, starts blowing the whistle. Speed of the sound in air is 340 meter per second, ठीक है, speed of sound in air is 340 meter per second. If the frequency of the emitted sound from the whistle is 640 hertz, ठीक है, 640 hertz की frequency emit की गई है, frequency of sound as heard by the person standing on the platform is, ठीक है, standing है। तो आपको पता होना चाहिए जो apparent frequency होती है, apparent frequency f dash, वो होता है f0 1 माइनस f0 v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो f डैश इज इक्वल टू f0, f0 इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, f0 इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज 640, दैट इज 640। v क्या होता है, v क्या होता है, स्पीड इन एयर, v क्या होता है, स्पीड इन एयर, हमेशा जो भी गिवन होता है क्वेश्चन में 340 जो भी गिवन है 340 अपॉन 340, और ये क्या होगा, ठीक है, ये v क्या है, स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है 340 या 330 रहता है, आप एज इट इज रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं उसको, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। अब V0 और Vs का साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैसे साउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, गलती से बोल दिया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब ये जो सुनेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी ऑब्जर्वर यहाँ पे 0 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे 0 है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पे 0 है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स 20 मीटर पर सेकेंड है। अब साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे,
साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे, ध्यान सुनिएगा, साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे। देखिएगा ऐसे, साइन कन्वेंशन के लिए क्या करना है, साइन कन्वेंशन के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर। साइन कन्वेंशन क्या करना है, आवाज पक्की बात है सोर्स से साउंड ही सोर्स से ऑब्जर्वर जाएगी, जो आवाज होगी, जो आपकी आवाज है उसको हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर ही पहुंचना है, ठीक है। जो आपकी आवाज है वो पक्की बात है सोर्स से ऑब्जर्वर ही पहुंचेगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो यही होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वीएस कंफ्यूज मत करो, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो ये एक एरो बना लो, सोर्स से ऑब्जर्वर कनेक्ट कर दो, सोर्स से ऑब्जर्वर कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब अगर ध्यान सुनिएगा, अब अगर सोर्स इस एरो के साथ में, सोर्स की वेलोसिटी क्या है, ये सोर्स की वेलोसिटी 20 मीटर सेकंड लेफ्ट साइड, बहुत सिंपल है। आप सोर्स ऑब्जर्व कनेक्ट करिए, आप सोर्स ऑब्जर्व कनेक्ट करिए, ये अब आपका रेफरेंस डायरेक्शन बन गई, ये आपकी रेफरेंस, ये ब्लैक वाला एक रेफरेंस डायरेक्शन बन गई। क्या करना है, सोर्स ऑब्जर्वर तक लाइन ड्रॉ करो, एक रेफरेंस डायरेक्शन मिल गई, एक रेफरेंस डायरेक्शन मिल गई। अब जो भी वेलोसिटी इसके पैरेलल होगी, जो वेलोसिटी इसके पैरेलल होगी उसको आप एज इट इज जो भी वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, 20 रख देंगे, मस्त 20 रख देंगे। अगर यहीं पे इसकी वेलोसिटी ये होती, ऐसी होती इसकी वेलोसिटी, अगर इस पहले सोर्स ऑब्जर्वर को एक लाइन ड्रॉ करेंगे सोर्स ऑब्जर्वर तक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आवाज सोर्स लेकर ऑब्जर्वर तक जाएगी, तो सोर्स ऑब्जर्वर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। उसके अलोंग कोई वेलोसिटी है तो एज इट इज पॉजिटिव रख दोगे, मतलब ये तो ये माइनस तो फॉर्मुला वाला माइनस है, पर वो वेलोसिटी पॉजिटिव रख दोगे। बट इसके अगेंस्ट होता है, अगर 20 मीटर सेकंड ऐसे होता तो माइनस में -20 आ जाता है, एक माइनस यहां भी आ जाता है, पर यहां पे भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, तो माइनस सिर्फ 20 रखेंगे। तो सॉल्व कर लेना 640 इंटू 340 अपॉन 320, 32 2 जा 680 हर्ट्ज, 680 हर्ट्ज हो गया, 680 हर्ट्ज हो गया, ठीक है, 680 हर्ट्ज हो गया। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। इसी साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक मिस कर दिया क्या हमने, हाँ वही तो मुझे थोड़ा लगा। Glass prism having a refractive index mu is placed in air. For that angle of minimum deviation prism is same as angle of prism. What is the value of angle of prism? ये prism पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, prism पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, prism पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। Glass of prism having a refractive index mu, एक glass of prism having refractive index mu placed in air. For that angle of minimum deviation of prism is same as angle of prism. Angle of minimum deviation, angle of minimum deviation क्या होता है, थोड़ा सा आपको तो समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पहली बात एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या ए, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या ए। एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन होता है आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ये होता है एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिवीजन ये होता है। एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन में क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन में क्या होता है, आई और ई बराबर हो जाते हैं, आई और ई बराबर हो जाते हैं, तो जाता है 2i, ठीक है, और R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं, R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं, तो हो जाता है 2r, ठीक है। और आपको पता होगा R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। और एंगल मिनिमम डिवीजन पे R1 R2 बराबर हो जाते हैं, मिनिमम डिवीजन पे R1 R2 बराबर होता है, I और E बराबर होते हैं, तो ये 2i हो गया, R1 R2 बराबर होते हैं, ये 2r हो गया, तो ये बराबर हो जाते हैं, इसको 2r बोल दिया हमने, दोनों R हो गए, बराबर हो गए बेसिकली, तो ये हो गया a, तो r की जगह लिख दिया आपने a/2, r की जगह लिख दिया आपने a/2, ठीक है। तो 2r बेसिकली a हो गया, 2r a हो गया, यही पुट कर दो, तो माइनस a कर दो, माइनस a कर दो, माइनस a कर दो। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है। तो देखो ये पहली ये गिवन है क्वेश्चन में, ये तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज गिवन और दिस इज गिवन, गिवन इन द सेंस दिस इज द फॉर्मूला, मतलब ये तो फॉर्मूला होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ए को हम ए बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल ऑफ प्रिज्म को बोलते हैं ए, और ये फॉर्मूला होता है मिनिमम डिवीजन में, मिनिमम डिवीजन इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन इज सेम एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तो फॉर्मूले होते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए बोलते हैं और एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन ये होता है। अब क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए,
डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए, ये वैल्यू उसके बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा, अब क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए, तो मैं ए पुट कर दूंगा, 2i माइनस ए, तो 2a हो जाएगा आपका 2i के बराबर, ए हो जाएगा आपका i के बराबर, हो जाएगा आपका i के बराबर। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, अब देखो ये आपका i के बराबर हो गया। अब देखो ये तो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, बट ऑप्शन तो नहीं आया है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी आंसर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आया, आपका जो आंसर ऑप्शन आंसर्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आया, थोड़ा सा टफ रहता है ये। देखो ये लाइट गई, मिनिमम डिवीजन में पैरेलल हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, म्यू होता है साइन आई बाय साइन आर, म्यू होता है साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। साइन आई, आई को लिख सकते हो साइन ए, ठीक है। साइन आर, आर कितना था याद करो, 2r आया था, 2r आया था, 2r ए के बराबर आया था, याद है ना, 2r ए के बराबर आया था, याद है कि नहीं याद है, आर 2r ए के बराबर, ऊपर फाइन किया 2r ए के बराबर आया था, तो 2r ए के बराबर आया था, तो r a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा म्यू साइन a बाई 2। अब यहां फॉर्मूला लगा देना, साइन थीटा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये इधर चला गया, म्यू साइन ए बाई 2 आ गया। अब साइन ए को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो म्यू बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। अब कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, ये हो जाएगा ए बाई 2, ये ऐसा चला गया। टू टाइम्स कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर सेम क्वेश्चन आता है, तुमसे याद तो कर नहीं पाओगे अभी, तो इतना दिमाग बुद्धि तो है नहीं आपके पास कि आप ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो अच्छे से, तो रट लेना यार, रट लेना। इसमें कैसे रट लेना है, कैसे रट लेना है, अगर ये सेम ऑप्शन आता है तो जिस ऑप्शन में 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है वो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए है। ऐसे तो रट नहीं पाओगे, तो रटने का ट्रिक बता रहा हूं, जिसमें आपको 2 और 2 सॉल्व होके 1 आ रहा है, जिसमें ये सॉल्व होके 2 और 2 कट जा रहा है, तुम ऐसे कर हो सकते हो, ये 2 में, ये डिनोमिनेटर में 2 है, कट के 1 आ रहा है, ट्रिक है। तो आप उस पर ए टिक मार देना, ए टिक मार देना, ठीक है, ए टिक मार देना, और कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स इट। चलो गैस, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।